हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में रेडॉक्स अभिक्रिया की, जिसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि किस तरह से ये अभिक्रिया होती है। जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है और इस कॉपर ऑक्साइड का रंग जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। जैसे ही इस कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस पास कराई जाती है तो ये जो है वो वापस कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में हम देखेंगे कि उपचयन और अपचयन जो है वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में परिवर्तित हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जब भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है अपचयन होता है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है और H2 में आप देख रहे हैं उत्पाद में ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो जब भी ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसका उपचयन होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है और ये जल में बदल गया है। तो हम कह सकते हैं अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है, माइनस ऑफ ऑक्सीजन, और उपचयन में ऑक्सीजन जो है वो जुड़ती है, प्लस ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल्स देखते हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड को जब HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये जो है मैंगनीज क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है और जल और क्लोरीन गैस इसमें से निकलती है। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो मैंगनीज क्लोराइड में परिवर्तित हो गया है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो निकली है। तो फिर से ऑक्सीजन का निकलना जो है वो अपचयन होता है। तो यहाँ पर जो है इसका अपचयन हो रहा है। यहाँ से HCl में आप देख रहे हैं उत्पाद में जो है ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो जब भी ऑक्सीजन जुड़ती है तो उपचयन होता है। तो यहाँ पर जो है उपचयन हुआ है। और एक और बात इसमें देखने वाली है कि यहाँ पर जो क्लोरीन गैस है इसमें से हाइड्रोजन जो है वो निकल गया है। तो जब भी इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकलता है तो उसको हम, या हाइड्रोजन की कमी होती है उसको हम उपचयन बोलते हैं। तो यहाँ पर उपचयन मतलब माइनस ऑफ हाइड्रोजन, और अपचयन में हाइड्रोजन जो है वो जुड़ता है। तो सिंपल सी बात है कि अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, और उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। उपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं और अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे अभिक्रिया होती हैं जिनमें ना तो ऑक्सीजन निकलती है, ना ही उसमें जो है वो हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन निकलता है। तो उस अभिक्रिया को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उपचयन हुआ है या अपचयन हुआ है? तो उन अभिक्रिया को हम इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट के बेसिस पे बता सकते हैं कि उपचयन हुआ है या अपचयन हुआ है। तो यदि अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो तो वो उपचयन होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ रहे हैं, तब अपचयन होता है। एग्जाम्पल जैसे सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, अगर इलेक्ट्रॉन्स लिखें तो 2, 8, 1। इसमें से जब
एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये आयन बन जाता है सोडियम पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन 10 रह जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन की कमी जो होती है वो उपचयन होती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसका क्या हुआ है, उपचयन। और एक और एग्जांपल है क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इस क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेंगे तो इसका परमाणु संख्या होती है 17। जैसे इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अब होते हैं इसके पास 18, मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि हो रही है। तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पर, अपचयन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो वो उपचयन होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि होगी तो वो अपचयन होगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसी के लिए। Cu प्लस I2, कॉपर जो है वो आयोडीन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ये CuI2 बना देता है। इस अभिक्रिया में देखेंगे हम कि किस तरह से उपचयन और अपचयन हो रहा है। Cu दिस विल, मतलब ये कॉपर जो है, कॉपर आयन बना देगा 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वहाँ पर जो है वो उपचयन हो रहा है। और I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर जो है वो बनेगा 2I नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो अपचयन होगा। ओवरऑल रिएक्शन जब हम बात करेंगे तो ये है Cu प्लस I2 एंड दिस इज CuI2। उपचयन और अपचयन हम इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे भी बता सकते हैं। बात करने वाले हैं कि इस रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचायक और अपचायक जो है वो क्या होते हैं। तो उपचायक वे अभिकारक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि होती है, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि होगी वो जो है वो अभिकारक जो होंगे वो उपचायक का काम करते हैं। और अपचायक वे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कॉपर, जब इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे तो ये कॉपर आयंस में बदल गया था, मतलब इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई थी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो वो जो है वो अपचायक होती है। तो इस अभिक्रिया में ये कॉपर जो था ये अपचायक का काम कर रहा था। मतलब अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों को अपचयित कर देते हैं और खुद उनका जो है उपचयन हो जाता है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि हो जाती है तो वो उपचायक कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है आयोडीन्स के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि हो रही थी और ये जो है वो I नेगेटिव आयंस में बदल रहा था। तो यहाँ पर जो है वो I2 जो है ये उपचायक का काम कर रहा था। तो उपचायक वे होते हैं जो दूसरों को उपचयित कर देते हैं और खुद जो है वो अपचयित हो जाते हैं। उपचायक को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, और अपचायक को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो अपचयन और उपचयन अभिक्रिया होती है। अगर अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तब अपचयन होता है, और अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की कमी हो रही है तब उपचयन होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तब उपचयन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि होती है तब अपचयन होता है। इसी तरह उपचायक और अपचायक में जब इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि होगी तो वो उपचायक होते हैं, और जिन अभिकारकों में इलेक्ट्रॉन्स की अगर कमी हो तो उनको हम जो है वो अपचायक बोलते हैं। तो ये तो था रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। अब इस रेडॉक्स अभिक्रिया की हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, तो नेक्स्ट है दैनिक जीवन में प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन और अपचयन का प्रभाव। तो आपने देखा होगा अपचयन का प्रभाव
इसके दैनिक जीवन में उपचयन और अपचयन का दो मुख्य प्रभाव हैं। पहला है संक्षारण, जिसको हम करोजन बोलते हैं, और दूसरा जो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, जिसको रेंसिडिटी बोला जाता है। हम इनकी एक एक करके अभी बात करेंगे कि संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होती है। तो संक्षारण, आपने देखा होगा कि धातुओं की ऊपरी सतह पर एक जो है ऑक्साइड की परत जो है वो चढ़ जाती है। मतलब एक ऐसा पदार्थ जो कि उसको जो है वो धातु को खराब करना शुरू कर देता है, वो एक ऑक्साइड की परत होती है और उसको जो है हम संक्षारण कहते हैं, जिससे मतलब कि धातुएं जो है वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। इसका संक्षारण का जो एग्जाम्पल है वो है, संक्षारण का एग्जाम्पल है जंग का लगना। जंग का लगना, जब लोहे को कुछ समय के लिए वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो ये क्या करता है कि ये वायु में जो नमी होती है उसके संपर्क में आ जाता है, और साथ के साथ ऑक्सीजन के संपर्क में जब ये आता है तो उसके ऊपर जो है एक ऑक्साइड की भूरे रंग की परत जो है वो चढ़ जाती है, और उससे जो है वो लोहा धातु जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। जैसे Fe आयरन, ये जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है और साथ में वायु में जो नमी होती है उसके संपर्क में जब आती है तो इसके ऊपर जो है एक ऑक्साइड की परत जो है वो चढ़ जाती है, और ये जो ऑक्साइड होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 इंटू X वाटर, इसको जो है जंग कहते हैं। मतलब ये जो है ये जंग का सूत्र होता है। यहाँ पर जो है ये X वाटर, X जल के अणु हैं, कितने अणु हैं इसकी मात्रा जो है वो निश्चित नहीं है। तो जंग की वजह से क्या होता है कि ये लोहे की धातु जो है ये धीरे धीरे जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा संक्षारण जो है अन्य धातुओं को भी खराब कर देता है। फॉर एग्जांपल, इसके संक्षारण के अन्य जो एग्जांपल है, कॉपर के ऊपर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाना। क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की परत चढ़ जाना, तो ये इसकी वजह से भी जो है वो कॉपर जो है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एग्जांपल जो है वो है चांदी के ऊपर काले रंग की परत का चढ़ना। चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ना। और एक और एग्जांपल की मैं बात करूं तो जो लेड होता है और जो स्टेनलेस स्टील होते हैं उसकी जो चमक जो है वो धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। तो ये सब जो है ये किस वजह से होता है, ये उपचयन की वजह से होता है। चयन मतलब ऑक्सीडेशन। जो सेकंड एग्जांपल की मैंने बात की थी वो था विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। विकृत गंधिता, हमारे जो तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थ होते हैं वो कुछ समय के लिए अगर उन्हें छोड़ दिया जाए खुला तो वो जो है उनसे दुर्गंध आना शुरू हो जाती है और वो खाने योग्य नहीं रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें उपचयन अभिक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। तो बात यह आती है कि इस विकृत गंधिता को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसके कुछ मेथड्स हैं। पहला है उसमें प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर, एंटीऑक्सीडेंट्स अगर उसमें मिला दिए जाएं तो उससे जो है वो खाद्य पदार्थ हमारे तेल और वसा युक्त वाले वो बिल्कुल मतलब वो कुछ समय के लिए वो ठीक रहते हैं। तो कौन से ऑक्सीकारक जो है बेस्ट होते हैं, इसके लिए एग्जांपल है BHA एंड BHT, ब्यूटाइलेटेड
ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। तो ये दो बेस्ट जो प्रतिऑक्सीकारक हैं जिनसे जो है हमारे तेल और वसा खाद्य पदार्थ जो है वो ठीक रहते हैं। इसके अलावा एक और आपने देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस जो है वो भरी जाती है, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसमें उपचयन ना हो, कि चिप्स के पैकेट में उपचयन जो है वो ना हो और वो जो है वो लंबे समय तक जो है वो उसमें खाने योग्य रहें। इसके अलावा एक और मेथड है विकृत गंधिता से खाद्य पदार्थों को बचाने का, कि खाद्य वस्तुओं को जो है वो फ्रिज में रख दें, रेफ्रिजरेटर में रख दें, जिससे कि टेम्परेचर कम होने की वजह से जो है वो हमारे खाद्य पदार्थ जो सुरक्षित रहते हैं। तो ये तो थे हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव, संक्षारण और विकृत गंधिता।